हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो अभी तक हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट, इनिशियल मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन और ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार आपको वो याद होना चाहिए कि हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया था, क्योंकि जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसी के बेसिस पे हम आगे उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो मेजरमेंट क्लासिफिकेशन वाला वीडियो, तो एक बार आप वापस देख लें ताकि पता चल जाए कि फाइनेंशियल एसेट, डिफरेंट एसेट, डेट है, इक्विटी है, उन्हें कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन वाला देखा था तो हमने देखा था कि किया था, तो उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल एसेट तीन तरह से क्लासिफाई हो सकती है। वो हो सकती है एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई और अमोर्टाइज। ठीक है, तीन इसमें क्लासिफाई हो सकती है, और जिस में क्लासिफाई होती है उसके बेसिस पे ही हम उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर डेट है तो कब किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगा, इक्विटी है तो कब किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगी, डेरिवेटिव वो हमेशा एफवीटीपीएल में क्लासिफाई होते हैं। सेम फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में हमने देखा था कि वो या तो हो सकता है एफवीटीपीएल या हो सकता है अमोर्टाइज। तो पहले अगर हमारा क्लासिफिकेशन क्लियर होगा उसके बाद ही हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं क्लासिफिकेशन वाला वीडियो में डाल चुका हूं, इसलिए हम देखते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने इनिशियल मेजरमेंट देखा था तो उसमें क्या था कि चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इनिशियली वो फेयर वैल्यू पे मेजर होगी। ठीक है, और जनरली हम फेयर वैल्यू क्या लेते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस होता है, अनलेस की कोई प्रॉपर वैल्यूएशन मेथड से कोई अलग फेयर वैल्यू मिल न जाए, वरना हम ट्रांजैक्शन प्राइस ही लेते हैं। ठीक है, उसमें हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट करते हैं, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट कब करते हैं, दो ही केसेस में, एफवीटीओसीआई में और अमोर्टाइज के केस में। अमोर्टाइज, इन दोनों के केस में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड करके रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर एफवीटीपीएल है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पेन पर डालते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक कंसेप्ट है इनिशियल रिकॉग्निशन का और इनिशियल रिकॉग्निशन मेजरमेंट का। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या होता है, हर बैलेंस शीट डेट को हम रिव्यू करते हैं कि एसेट की फेयर वैल्यू क्या है और उस अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई फाइनेंशियल एसेट है, वो 100 रुपए उसकी वैल्यू थी, 100 रुपए ट्रांजेक्शन प्राइस। ओके, और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 2 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला वाला मेथड। ओके, और उसकी फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू थी 110 रुपए। ठीक है, ये तो हटाते हैं। तो एफवीटीपीएल के केस में क्या होता है, अगर जब इनिशियल रिकॉग्निशन होगा तो वो होगा 100 रुपए पे। ठीक है, अगर इसकी एंट्री करेंगे तो सपोज फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट और एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 100 रुपए की एसेट, 2 रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये एंट्री होगी। अब क्योंकि ये एफवीटीपीएल है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाती है, पी&एल में। तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 रुपए से। ठीक है, अब बैलेंस शीट डेट को फेयर वैल्यू हो जाती है 110। तो अब हमें इसकी फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करना होगा, फेयर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि बैलेंस शीट डेट को हम अपनी बुक्स में 110 रुपए दिखाएं। तो फेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इस एसेट की, तो एसेट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू चेंज। कितने रुपए से, 100 रुपए की एसेट थे हमारे बुक्स में, अब 110 की होगी तो 10 रुपए थे। अब ये हमारा मेथड है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। तो इसका मतलब जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हमें पी&एल के थ्रू करना है। तो जो फेयर वैल्यू अकाउंट है ये पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू चेंज टू पी&एल 10 रुपए से। तो इस तरह से हमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना होता है, मतलब बैलेंस शीट को जब भी मेजर करेंगे
तो जो भी फेयर वैल्यू में चेंज हो रहा है वो हम P&L अकाउंट के थ्रू करेंगे इस मेथड में, FVTPL में। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब अगर वो FVT OCI है, सेम सिनेरियो, 100 रुपए की ट्रांजेक्शन प्राइस, 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू 110 की। तो FVT OCI केस में सबसे पहली बात, जब हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे तो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो हम ऐड करते हैं कॉस्ट में। तो यहाँ जो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगी, मतलब ये P&L में ट्रांसफर नहीं होगी। अभी हम सेकंड मेथड देख रहे हैं OCI केस में, तो ये P&L में ट्रांसफर नहीं होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है वो पूरी 102 हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड होगी। फाइनेंशियल एसेट टू बैंक 102 रुपए। ठीक है, ये हमारी इनिशियल मेजरमेंट हो गया। अब बैलेंस शीट डेट को, अब उसकी वैल्यू 110 हो रही है तो हमें इसको 110 करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल एसेट ये कितने से हो जाएगी, 8 रुपए से, क्योंकि 102 हमारे बुक्स में आ रही है और फेयर वैल्यू है 110 की, तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट 8 रुपए, फेयर वैल्यू 8 रुपए। अब P&L के मेथड में, थ्रू P&L में क्या था, हमने इसे P&L में ट्रांसफर किया था, बट अब OCI केस में ये जो फेयर वैल्यू चेंज है इसे हम OCI में ट्रांसफर करेंगे, टू OCI 8 रुपए। ओके, तो ये इस तरह से हमें करना है OCI के केस में। तो जो भी फेयर वैल्यू में चेंज हो रहा है उसे हमें OCI में ट्रांसफर करना है। अब अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, अमोर्टाइज वाले मेथड में, इस वाले मेथड में हम फेयर वैल्यू चेंज को कंसिडर नहीं करते। फेयर वैल्यू में जो भी चेंज हो रहा है उसको कोई कंसिडर नहीं करते हैं, जिस वैल्यू को हमने रिकॉग्नाइज किया था उसी वैल्यू पे चलता है। और इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे करेंगे, इसमें भी हम 102 पे करेंगे। तो वही फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी 102 रुपए से। अब बैलेंस शीट वो फेयर में चेंज हो रहा है उसका कुछ हम इम्पैक्ट नहीं देंगे। तो इस तरह से हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं फाइनेंशियल एसेट के केस में। ओके, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में कैसे होता है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का हमने देखा है कि इसमें दो होते हैं क्लासिफिकेशन, FVTPL और अमोर्टाइज। तो जनरली जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो इस बेसिस पे ही क्लासिफाई होती है, इस बेसिस पे, इसी में क्लासिफाई होगी अमोर्टाइज वाले बेसिस पे। बट कुछ एक्सेप्शन केस में, एक्सेप्शन केस में वो FVTPL में भी क्लासिफाई हो सकती है। और वो एक्सेप्शन क्या है, मतलब किन किन सिनेरियो में, या तो कोई फाइनेंशियल गारंटी हो, अगर फाइनेंशियल गारंटी है तो उसे हम FVTPL में क्लासिफाई कर सकते हैं, या कोई ऐसा डेरिवेटिव हो जो लायबिलिटी हो कंपनी के लिए, या ऐसा कोई कमिटमेंट हो, कमिटमेंट टू प्रोवाइड लोन एट लेसर मार्केट रेट। तो इन तीन चार केसेस में ही इसको हम FVTPL में क्लासिफाई करेंगे। अदरवाइज इसकी अकाउंटिंग वैसे होगी जैसे एसेट में हम अमोर्टाइज पे करते हैं, मतलब फेयर वैल्यू चेंज का इंपैक्ट नहीं देते, वैसे ही इसके केस में भी होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर सिमिलर है, मतलब अगर FVTPL है तो P&L के थ्रू हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, OCI केस में OCI के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, अमोर्टाइज के केस में मतलब उसका कोई इंपैक्ट होता ही नहीं फेयर वैल्यू चेंज का, इसमें अमोर्टाइज के केस में कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं। ओके, तो इस तरह से हम मेजर करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा एसेट का और लायबिलिटी का, मतलब वो अल्टीमेटली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होगा। अब एक छोटी सी चीज है कि डेट और इक्विटी, फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूं मैं, इसको भी हम FVT OCI के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और इसका भी हम FVT OCI के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ केसेस में, कुछ आइटम्स के केस में इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो
डेट के केस में भी वो P&L में जाता है, इक्विटी केस में भी वो P&L में जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस होता है, इम्पेयरमेंट लॉस या कोई फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है, गेन या लॉस, तो एफबीटी ओसीआई वाले मेथड में डेट के केस में वो P&L में जाता है, ठीक है, बट इक्विटी के केस में वो ओसीआई में जाता है। ओके, एक और चीज, जब डी रिकॉग्निशन होता है, डी रिकॉग्निशन मतलब जब सेल के टाइम कोई भी गेन या लॉस होता है, डी रिकॉग्निशन टाइम जो भी क्यूमुलेटिव गेन या लॉस होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब जो भी हम फेयर वैल्यू में चेंज किया गेन और लॉस ओसीआई में रखते हुए आए हैं, क्योंकि दोनों केस में जो फेयर वैल्यू गेन जो भी ज्यादा या कम होती है बैलेंस शीट पे, उसका एडजस्टमेंट ओसीआई के थ्रू होता है। तो जब डी रिकॉग्निशन होता है मतलब उस एसेट की सेल होती है, तो उस टाइम ये जो भी क्यूमुलेटिव लॉस होता है या गेन होता है जो ओसीआई में होता है, डेट के केस में वो P&L में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू P&L, जबकि इस केस में वो ओसीआई में ही रहता है, वो P&L में ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए इसमें जो होता है इसे कहते हैं रिसाइकल्ड, और ये होता है नॉन रिसाइकल, क्योंकि इसमें ये वापस अल्टीमेटली P&L में चला जाता है और इसमें ये जाता नहीं है, इसलिए नॉन रिसाइकल हुआ या रिसाइकल हुआ। ओके, तो ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमें कैसे करना है। और बाकी अगर वो अमोर्टाइज बेसिस पे है तो इंटरेस्ट डिविडेंड है, इम्पेयरमेंट गेन लॉस है, ये सब तो फिर P&L में जाते हैं। जो डिफरेंस है वो मेन इक्विटी एफबीटी ओसीआई और डेट इक्विटी ओसीआई और इक्विटी एफबीटी ओसीआई के केस में है। अमोर्टाइज के केस में चाहे इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, इम्पेयरमेंट गेन और लॉस हो, ये सब है, ये सब P&L में जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ी अलग चीज थी इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि रिक्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब पहले हम एफबीटीपीएल में मेजर करते थे, अब इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसफर होता है, तो हम रिक्लासिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी इसके बाकी टॉपिक्स है मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी एटलीस्ट 1 मई के पहले उस टाइम में पोस्ट करूँ ताकि वो मई 2017 के लिए हेल्पफुल हो सके। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।